23 अगस्त 2023 भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन। समय था शाम 6:04। ये वो समय था जब भारत पहला ऐसा देश बनता है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। वो क्षण जब लैंडिंग हो रहा था, 80 लाख से भी ज्यादा लोग इसरो के ऑफिशियल चैनल पे लाइव देख रहे थे। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों में से भी अधिकांश ने उस पल को जरूर ही महसूस किया होगा जब हमारे देश ने एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष बाद भी लोग उस नज़ारे का, उस क्लिप को देखना चाहेंगे जिसको कल हमने और आपने लाइव देखा। ओवरऑल चंद्रमा पर पहुंचने वाले देशों की कुल संख्या अब 4 हो गया है। भारत के पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा किया है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन भारत के द्वारा ऐसा कर दिखाया गया। इसरो के ऑफिशियल चैनल पर महज कुछ ही घंटों में 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी ऐड हुए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 80 लाख से भी ज़्यादा लोग लाइव देख रहे थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 8 मिलियन प्लस लोग, चूँकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड था, अगर उसकी बात किया जाए तो वो रिकॉर्ड था फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, जो पिछले बार हुआ था। उसके क्वार्टर फाइनल को 6.1 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था, यानी लगभग 61 लाख लोगों ने लाइव देखा था। यहां पर काफी लंबा चौड़ा एक मार्जिन है, कहां 61 लाख और कहां 80 लाख से भी ज्यादा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है भारत सहित पूरी दुनिया भर में इसरो को लेकर के, चंद्रयान 3 को लेकर के कितना ज्यादा क्रेज बढ़ा है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 के लिए जो अंतिम 15 मिनट था वो कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग किया गया। पूरा का पूरा क्या प्रोसेस रहा सॉफ्ट लैंडिंग का, वो आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। कल जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, 80 लाख से भी ज़्यादा, उसमें ज़्यादातर भारतीय ही थे, नो डाउट। हालांकि विदेशी लोग भी बहुत सारे होंगे। तो इससे ये बात भी समझ में आता है कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रति और हमारे वैज्ञानिकों के योगदान के प्रति लोगों में कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लोगों में कितना ज़्यादा सम्मान है, और ये होना भी चाहिए। दोस्तों आपको ये नज़ारा तो अवश्य ही याद होगा। ये बहुत ही भावुक पल था जब इसरो के तत्कालीन प्रमुख के सिवन जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गले लगकर रो रहे थे, क्योंकि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। हालांकि चंद्रयान 2 आधा तो सफल हो ही चुका था, क्योंकि उसका ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था और अभी भी चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा की तस्वीरें इसरो को अभी भी वो भेज रहा है। लेकिन उस समय एक्चुअली हुआ ये था, जो लैंडर था उसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, वो क्रैश हो गया था, उसका हार्ड लैंडिंग हो गया था। एक्चुअली चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर जब वो पहुंचा, चूंकि वो 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उस समय उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो गया और फाइनली हार्ड लैंडिंग की वजह से वो मिशन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद न सिर्फ इसरो चीफ दुखी हुए, बल्कि पूरे भारत में ही एक दुख का लहर फैल गया था। 2019 में हुए उस प्रक्रम के बाद दुनिया भर में तरह तरह की सवालें उठने लगी थी। वर्ल्ड मीडिया के द्वारा, दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियों के द्वारा भारत के स्पेस मिशन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। चंद्रयान 3 का सफलता उस समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही रूस का चंद्रयान मिशन असफल हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरो का स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो मिशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने कर दिखाया है। इस मिशन की सफलता के बाद दुनिया भर की मीडिया में इसको प्रमुखता से जगह दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सक्सेस जो है, अब आप सोचिएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का चर्चा करने की यहाँ कोई खास ज़रूरत क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान मिशन को लेकर के भारत की काफ़ी आलोचना किया था, इसरो का काफ़ी आलोचना किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में 2014 में एक कार्टून छपा था, आप कार्टून में देख सकते हैं, एलीट स्पेस क्लब। और इस कार्टून के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया था कि मंगलयान जो है ये बस तुक्का है, भारत रेगुलर इस तरह के स्पेस मिशन को सफल नहीं कर सकता है। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, 2014 में जब हमने मंगलयान को सफल बनाया था, वो भी काफ़ी कम खर्च में, चूँकि मंगलयान का जो खर्च था, एक हॉलीवुड मूवी, जो एक एवरेज हॉलीवुड मूवी होता है, उसके बनाने में जो लागत लगता है, उससे भी कम खर्च में मंगलयान मिशन सफल हुआ था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड मीडिया के द्वारा की जा रही इस तरह की कवरेज को एक चैलेंज की तरह लिया। अभी इन फ्यूचर बहुत सारा मिशन इसरो का होने वाला है, जैसे कि गगनयान। अगर गगनयान मिशन की बात करें तो भारत चौथा ऐसा देश बनने वाला है जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाएगा, और ये मिशन इसरो के द्वारा बहुत ही जल्द प्रारंभ भी होने वाला है। इसके अलावा हमारा देश सूर्य के बाहरी क्षेत्र के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को भी लॉन्च करने वाला है।
साथ ही साथ दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट कहे जाने वाले निसार का लॉन्चिंग भी इसरो के द्वारा ही किया जाने वाला है। संभवतः यह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा जिसको नासा के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इसका लॉन्चिंग इसरो के द्वारा किया जाएगा और जो संभावित तारीख है निसार के लॉन्चिंग का वो संभवतः 2024 है। इसके अलावा अगले साल 2024 में मंगलयान 2 का भी तैयारी चल रहा है। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया तो इससे पता चलता है कि इसरो का जो वर्क एफिशिएंसी है वो किस तरीके का है और किस तरीके से कंटिन्यूअस वे में इसरो काम कर रहा है। यानी कहा जा सकता है कि ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से हुआ। कहानी को थोड़ा सा अगर पीछे जाकर समझने का प्रयास करें तो 14 जुलाई 2023 को रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ भेजने का प्रक्रिया शुरू हुआ था। समय था दोपहर 2:35 और एग्जैक्ट लोकेशन था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। चूंकि दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरा था और उसके महज 16 मिनट के बाद ही सॉलिड रॉकेट बूस्टर, लिक्विड रॉकेट बूस्टर और क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 से अलग हो जाते हैं और चंद्रयान 3 ईपीओ यानी इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चंद्रयान 3 धरती का चक्कर लगाना शुरू कर देता है अपने उड़ान के महज 16 मिनट के बाद ही, और साथ ही साथ ये चक्कर वो इलिप्टिकल यानी अंडाकार रास्ते पर लगाना शुरू करता है। इसके अलावा वो अपने ऑर्बिट को यानी कक्षा को लगातार बड़ा करते भी जाता है। चंद्रयान 3 धरती का चक्कर उस समय तक लगाते रहा जब तक कि वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी जियोसाइंक्रोनस ऑर्बिट में न पहुंच गया था। जियोसाइंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 में लगे हुए रॉकेट बूस्टर एक्टिव होते हैं और उसके बाद चंद्रयान 3 धरती की कक्षा को छोड़ देता है और उसके बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो प्रवेश करता है और वहां पर वो चंद्रमा का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। वहां पर भी वो इलिप्टिकल यानी अंडाकार मार्ग पे चक्कर लगाना शुरू करता है और साथ ही साथ अपने ऑर्बिट को लगातार धीरे धीरे छोटा करना शुरू करता है। जब उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट की ऊंचाई चंद्रमा की सतह से महज 100 किलोमीटर ऊपर रह गया था तब वो एक अस्थायी कक्षा में घूमना शुरू कर देता है। यानी उसके बाद वो अपने ऑर्बिट को और छोटा नहीं करता, यानी उसी 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। अगर चंद्रयान 3 के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 2 हिस्सा था। जो नीचे का हिस्सा आपको तस्वीर में दिख रहा है ये है प्रोपल्सन मॉड्यूल और जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो है लैंडर प्लस रोवर। आगे इस वीडियो में जो भी मैं आपको चंद्रयान 3 शब्द का इस्तेमाल करूंगा वो एक्चुअली लैंडर प्लस रोवर को लेकर के ही होगा। 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर चक्कर लगाते लगाते 17 अगस्त एक ऐसा समय आता है जब लैंडर प्लस रोवर से प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया। प्रोपल्सन मॉड्यूल भी चक्कर लगाते ही रहता है, जो अभी भी चक्कर लगा रहा है और इन फ्यूचर भी वो चक्कर लगाएगा। इसके अलावा लैंडर प्लस रोवर भी चंद्रमा का चक्कर लगाना सेपरेटली शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा के भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वहां की जमीन काफी हद तक समतल है, तो इस वजह से चंद्रमा के भूमध्य रेखा या उसके आसपास के क्षेत्रों में उतरना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहां पर जमीन समतल बहुत ही कम है। हालांकि समतल जमीन भी है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर जो ज़मीनी हिस्सा है उसके ऊपर पर्वत हैं, ज्वालामुखियाँ हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। और चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होना था। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ऊबड़ खाबड़ गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना वो इतना ईजी तो था नहीं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। दोस्तों थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग चक्कर लगा रहा था, वो अभी भी लगा रहा है और आगे भी लगाएगा, जबकि लैंडर प्लस रोवर जिसको मैं यहाँ पर चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ ये अलग चक्कर लगा रहा था। 17 अगस्त से ही लैंडर प्लस रोवर को चंद्रमा की तरफ आना था। आखिर 17 अगस्त से ही वो चक्कर लगा रहा था, तो आखिर 23 अगस्त को वो नीचे की तरफ उतरना क्यों शुरू किया, यानी 23 अगस्त को ही वो चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा की सतह की तरफ क्यों आना शुरू किया। तो इसके पीछे कारण ये था कि जो लैंडर प्लस रोवर है इसका जीवन काल महज 14 दिन का ही है। आपने सुना होगा कि लैंडर प्लस रोवर महज 14 दिन ही काम कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच धरती के अकॉर्डिंग 14 दिन का समय लगता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, धरती के 14 दिन के बराबर चंद्रमा पर एक दिन होता है और धरती पर 14 रात के बराबर चंद्रमा पर एक रात होता है। यानी कुल 28 दिन का वहां पर अगर दिन रात मिलाकर बात किया जाए तो 28 दिन में
में दिन प्लस रात होता है। चूंकि 23 अगस्त को वहां पर सूर्योदय का शुरुआत हुआ था। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर बहुत तेज रोशनी नहीं आता है, लेकिन हल्का फुल्का रोशनी आता है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जो क्षेत्र समतल है, जो पहाड़ों से दूर है, जो गड्ढों से दूर है। चूंकि चंद्रयान 3 का लैंडिंग एक समतल स्थल पर ही हुआ है, यानी 14 दिन तक वो काम कर पाएगा। उसके जो सोलर पैनल है, सोलर प्लेट है, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जिस कारण से वो बिजली उत्पन्न कर पाएगा। चलिए अब और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से हुआ। सॉफ्ट लैंडिंग का जो प्रक्रिया है 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, यानी चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से 100 किलोमीटर ऊपर। चूंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त वो तारीख था जब लैंडर प्लस रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और उसके बाद 6 दिनों तक चक्कर लगाता है, 23 अगस्त तक। 23 अगस्त को चूंकि चंद्रमा पर सूर्योदय होता है, उसके बाद होता क्या है कि लैंडर में जो रॉकेट बूस्टर लगे हुए होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद चंद्रमा की सतह की तरफ एक थर्स्ट पैदा करते हैं, जिस वजह से वो चक्कर लगाना छोड़ देता है और चंद्रमा की सतह की तरफ एक इंक्लाइनेशन पर एक एंगल बनाते हुए आना शुरू कर देता है। चूंकि 100 किलोमीटर से सॉफ्ट लैंडिंग का जो कुल समय था 15 मिनट का था, लेकिन इस 15 मिनट में अलग अलग स्टेप्स को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे बुनियादी बात यही है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर धरती पर भी किसी वस्तु को गिराया जाए तो उसका स्पीड लगातार बढ़ते ही चला जाएगा। और आपने वीडियो देखा होगा इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी कि उसका जो स्पीड था वो लगातार कम होते जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? आपने देखा होगा चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसमें इग्निशन हो रहा था नीचे, यानी रॉकेट बूस्टर वहां काम कर रहे थे। रॉकेट बूस्टर ऊपर की तरफ यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हुए ऊपर की तरफ फोर्स पैदा कर रहे थे, जिस कारण से उसका स्पीड लगातार कम होते जा रहा था। जैसे ही 100 किलोमीटर ऊंचाई से चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरातल की तरफ चलना शुरू करता है, उस वक्त उसका स्पीड सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है। शुरुआत में लैंडर का जो पैर था वो चंद्रमा के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा था, यानी चंद्रमा की तरफ उसका पैर नहीं था, वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा था चंद्रमा की सतह के साथ। चंद्रयान 3 लगातार नीचे की तरफ आते जा रहा था। रॉकेट बूस्टर ऊपर की तरफ एक थर्स्ट यानी बल पैदा कर रहे थे, जिस वजह से उसका स्पीड लगातार घटते जा रहा था। जब वो 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आता है, उसके बाद लैंडर का जो पैर है धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और जल्दी ही 50 डिग्री के एंगल पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर होता है, उस वक्त लैंडर का पैर 50 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चंद्रयान 3 चूंकि लगातार नीचे की तरफ आते जा रहा था, चांद की सतह के और नजदीक आ रहा था, साथ ही साथ उसका स्पीड भी लगातार घटते जा रहा था। जब वो 150 मीटर की ऊंचाई के आसपास पहुंचता है तो उस समय उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, उसमें जो डिवाइसेज लगे हुए थे, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि जो नीचे का जमीन है वो समतल है या नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग समतल जमीन पर ही करना था। चूंकि नीचे की तरफ आना लगातार जारी था, 60 मीटर 10 मीटर यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा था उसका स्पीड लगातार घटते जा रहा था। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर होता है, उस वक्त रॉकेट बूस्टर काम करना बंद कर देते हैं। अब ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि रॉकेट बूस्टर से जो गैस धुआं वगैरह निकल रहा था वो चंद्रमा की धरातल से टकराता, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर काफी ज्यादा धूलकण था। ये धूलकण संभवतः चंद्रयान 3 में लगे हुए सोलर पैनल पर चिपक सकता था। वैसे में अगर धूलकण सोलर पैनल से चिपकता तो बिजली पैदा होना बंद हो सकता था, यानी कि पूरा का पूरा मिशन असफल हो सकता था। इस वजह से ही जब चंद्रमा की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 था तो रॉकेट को बंद कर दिया गया था और उसके बाद फाइनली बहुत ही स्लो वे में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हो गया और इस तरीके से भारत ने कीर्तिमान रच दिया।